बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी न कभी तो आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि रशिया जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन इसका एरिया अगर हम बताएं तो 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया को तकरीबन 18% जो गंदम है वो रशिया ही एक्सपोर्ट करता है। 40% गैस टू यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के थ्रू, यानी रशिया जो है वो 40% गैस एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को। अगर रशिया चाहे और अपना गैस जो है वो बंद कर दें यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जीडीपी और सारी चीज़ें जो हैं उसको इफेक्ट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं रशिया के अंदर, रशिया के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी है, रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा एरिया भी है, उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसका काफ़ी मजबूत है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी रशिया इज स्टिल नॉट अ सुपर पावर। रशिया जो है वो सुपर पावर नहीं है। इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, वो रीज़न आज हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप उसकी एरिया की बात करें, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन इसका टोटल एरिया जो है 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें अगर हम कोई मुल्क की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें आपके पास 5 इंडियाज़ पूरी तरह से समा सकते हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो 19 पाकिस्तान रशिया के अंदर फुली फिट आ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखें तो दुनिया का तकरीबन 18% वेट एक्सपोर्टर जो है वो रशिया है। 18% वेट जो है वो रशिया एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह गैस की अगर आप बात करें तो यूरोप जो है मोस्टली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया 40% गैस जो है यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। अगर आप उसकी कोस्ट लाइन की बात करें रशिया की, 37,650 किलोमीटर इसका टोटल कोस्ट लाइन है। इसी तरह मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की अगर आप बात करें, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का या मिलिट्री स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नेपोलियन ने तकरीबन 6 लाख आर्मी उसने भेजी थी रशिया के ऊपर असल्ट करने के लिए, और वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से रशिया को क्या करें, फतह करें। लेकिन बदकिस्मती से उसमें से 1 लाख आर्मी जो थी वो वापस आ गई। बाकी 5 लाख आर्मी रशियन आर्मी ने ख़त्म कर दिया था। इसी तरह हिटलर की अगर आप बात करें तो हिटलर ने 38 लाख आर्मी भेजी थी रशिया को। किसके लिए? एजल्ट करने के लिए, उसके ऊपर उसको कब्जा करने के लिए। 38 लाख आर्मी में से 10 लाख आर्मी जो थी उसको कत्ल कर दिया गया, रशियन आर्मी ने कत्ल किया था, और बाकी जो आर्मी बची थी उसको कैदी बना लिया गया था, रशियन आर्मी ने उसको कैदी बना दिया। और यही वजह थी कि जो हिटलर था जर्मन का, उसने सुसाइड भी इसी वजह से किया था, इसी गम और दुख और दर्द की वजह से किया था, क्योंकि वो तो 100% उसकी मतलब ये सोच थी कि उस बात में कोई शक भी नहीं है कि वो रशिया को फतह करेगा, लेकिन वो फेल हुआ। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से रशिया इज स्टिल नॉट अ सुपर पावर? आज तक वो सुपर पावर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कोई रीज़न तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे। रीज़न ये है कि रशिया की एरिया को अगर हम 100 हिस्सों में डिवाइड करें तो 100% हिस्सों में से 80% हिस्सा रशिया को जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। अब अगर साइबेरिया साइड से उसकी आप आ जाए, साइबेरिया साइड से टेम्परेचर शुरू होता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका नॉर्मल टेम्परेचर है साइबेरिया का। साइबेरिया से आके ओमियोकॉन तक जब आप पहुंचेंगे तो टेम्परेचर ओमियोकॉन जो है उसमें टेम्परेचर -75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। -75 डिग्री सेंटीग्रेड, -75 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही कम टेम्परेचर है, और इसमें एक इंसान की ज़िंदगी जो है ये इम्पॉसिबल है। इंसान नहीं रह सकता यहाँ पे, क्योंकि ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है।
जो रिमेनिंग 80% एरिया है वो तो रशिया का ढका हुआ है बर्फ से। जो 20% एरिया हमारे साथ रहता है वो उसमें रशिया का तकरीबन 75% पॉपुलेशन उस 20% में रह रहा है, और बाकी जो 25% का जो 25% पॉपुलेशन है वो रह रहा है इस जो 80% का एरिया है इसमें रह रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका टेम्परेचर इतना लोअर है, सो मतलब ये हुआ कि आर्कटिक ओशन का जो पानी है वो तो बिल्कुल मतलब आइस ही होगा। सो आर्कटिक ओशन तकरीबन साल भर बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि अगर इसका मिसाल आप कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है लेकिन वो सारे के सारे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, सो उसका जो है नुकसान होगा। इसी तरह रशिया जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे है, लेकिन जितना ट्रेड रशिया को करना चाहिए उतना ट्रेड वो कर नहीं सकता, उतना ट्रेड वो नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जीडीपी के लिहाज से वो 11वें नंबर पर हैं और इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब हम आते हैं उसके पोर्ट्स की तरफ। जो रशिया के हमारे पास 3 पोर्ट्स जो है वो क्या है, रशिया ट्रेड करता है ओनली 3 पोर्ट्स के जरिए। कोस्ट लाइन की अगर आप बात करें तो कोस्ट लाइन तो उसका बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं, लेकिन जितने पोर्ट्स रशिया के साइज के मुताबिक नेसेसरी है, मैंडेटरी है उसको यूज करना, वो रशिया यूज नहीं कर सकता। सबसे पहला पोर्ट जो है रशिया यूज कर रहा है व्लादिवोस्टोक पोर्ट जो है। इस पोर्ट के थ्रू वो ट्रेड करता है बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन उसको जो शिप्स भेजने पड़ते हैं वो जापान के रास्ते से जाते हैं। एंड वी नो दैट जापान इज अ स्ट्रॉन्ग एलाय ऑफ नेटो। नेटो को वो स्ट्रॉन्ग एलाय है। अब नेटो क्या है, नेटो जो है वो बना था रशिया के खिलाफ। अगर कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के ऊपर अगर रशिया असल्ट करेगा, हमला करेगा, सो नेटो के जितने भी एलाइज हैं वो कलेक्टिवली होलिस्टिकली मिलकर रशिया के ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सो जापान के थ्रू उसको पास करना पड़ता है। दूसरा जो उसका पोर्ट है वो है सेंट पीटर्सबर्ग का जो पोर्ट है, उसके ऊपर भी वो ट्रेड करता है बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन बदकिस्मती से वो जो शिप्स जाते हैं वो भी नेटो के जितने एलाइज हैं उसके बिल्कुल दरमियान से जाते हैं। यही इसको हम जो मुहावरे में एक मुहावरा भी है कि हाथ पैर बांधना, ये हाथ पैर बंधे हुए हैं रशिया के। तीसरा जो हमारे साथ पोर्ट्स हैं वो है नोवसिबिर्स्क पोर्ट। नोवसिबिर्स्क पोर्ट जो है इसके थ्रू भी रशिया ट्रेड करता है बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन जो शिप्स जाते हैं इस पोर्ट के थ्रू उन शिप्स को भी टर्की से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम बायलैटरल नेक्सस देखें रशिया की और टर्की की, उनके ताल्लुकात तो बहुत स्ट्रॉन्ग बायलैटरल नेक्सस हैं, लेकिन फिर भी टर्की जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एलाय ऑफ नेटो, नेटो ही का तो एलाय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया जो है सुपर पावर क्यों नहीं बन रहा। जवाब आप लोगों को मिल गया कि इसका 80% बर्फ से ढका हुआ है। देखिए अगर हम ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की बात करें सो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी 11% से लेकर 15% के दरमियान मैक्सिमम रहती है। अगर टेम्परेचर 11% से कम हो जाए सो तो भी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, और अगर 15% से ज़्यादा हो जाए तो भी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है रशिया के जो 80% एरिया पर जो टेम्परेचर है साइबेरिया और जो हम अगर बढ़ें तो दूसरे एरिया तक उसके जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर 0.5 से लेकर -75 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ओमियोकोन तक साइबेरिया और ओमियोकोन के दरमियान जो टेम्परेचर है वो 0.5 से लेकर -75 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये बहुत कम टेम्परेचर है। इसमें जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसमें जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है। सो इसी वजह से अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है हमारा, इसमें रशिया जो है वो क्या सुपर पावर बन सकता है? जवाब है यस। अगर सुपर पावर रशिया बन सकता है सो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू ही बन सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग जो है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं, अगर अभी करंटली आप हीट मैप स्टडी करें, सो हीट मैप का जो लाइन है वो आता है आपके पास अमेरिका, जापान, यूरोप, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज के ऊपर जो है वो, चाइना भी आता है इसमें, ये कंट्रीज जो है इसके ऊपर हीट लाइन आता है। सो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 11 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहते हैं, जिसमें ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। और यही वजह है कि ये कंट्रीज जो हमारे पास हैं ये बहुत एफिशिएंट कंट्रीज हैं, सक्सेसफुल कंट्रीज हैं। सक्सेसफुल कंट्रीज के लिस्ट में हमें इन कंट्रीज के नाम जो है वो हमें मिलते हैं। अब ये लाइन जो है साइंटिस्ट के मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स रशिया, कनाडा वगैरह। सो कनाडा रशिया की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है। जब ये लाइन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाएगा रशिया का, और रशिया का जो बर्फ है ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना जो है वो शुरू हो जाएगा। 2025 तक तकरीबन ये बर्फ जो है ये मेल्ट हुआ होगा, और 2025 से लेकर उसके चांसेस शुरू हो जाएंगे सुपर पावर बनने की। 2060 तक वो मोस्टली जो चांस वो बता रहे हैं तकरीबन 80% चांस है 2060 तक के वो सुपर पावर बनेगा रशिया। अब अगर हम बात करें अमेरिका की सिटीज की, जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर इन्हेंस होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सो पानी में तो इजाफा होगा। सो पानी में अगर इजाफा हो रहा है तो इसकी वजह से समंदर का पानी, आर्कटिक ओशन का जो पानी है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका की मोस्टली जो हमारे पास सिटीज हैं वो साइड पे हैं, सी साइड पे हैं, बीच पे हैं, तकरीबन शोर पे हैं। सो ये सिटीज जो हैं अमेरिका के वो मोस्टली इफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इवाकुएशन होगा। अमेरिका ने अभी से प्लान बनाया हुआ है 2025 में, इवाकुएशन प्लान के थ्रू तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिका से लगने वाले हैं। और अगर आप रशिया की बात करें, सो रशिया के मोस्टली जो सिटीज हैं वो इनसाइड है, सिर्फ 3 सिटीज आते हैं शोर के ऊपर जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। सो 2025 से लेकर 2060 तक इन सालों के दरमियान, इन दो पिक पॉइंट्स के दरमियान रशिया जो है वो सुपर पावर बन जाएगा। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जिसके थ्रू रशिया जो है वो सुपर पावर बन सकता है। बाकी जो है कोई ऐसा चांस नहीं है रशिया के कि वो सुपर पावर बन जाए, क्योंकि जिन पोर्ट्स के थ्रू वो तिजारत कर रहा है वो सारे के सारे नेटो के दरमियान ही वाक़या हैं। इसी वजह से रशिया जो है हाथ पे उसके बांधे हुए हैं। जब तक ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होगा और ये हीट लाइन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, उस वक्त तक रशिया का सुपर पावर बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन साइंटिस्ट के प्रेडिक्शन के मुताबिक 2025 से लेकर 2060 के दरमियान जो है वो रशिया सुपर पावर बन सकता है। उम्मीद है आज की ये जो हमने इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड की, आज बड़े इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस थे, और उम्मीद है आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशंस पसंद आए होंगे। उम्मीद है आप लोग इसको भरपूर इंजॉय कर चुके होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी रहम करें और हमारे ट्रेड को, हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को, हमारे जीडीपी का जो रेशो है उसको भी इन्हेंस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।